नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों का नमस्ते यूपी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज मैं पारुल तिवारी आपके लिए एक बेहद ही खास कड़ी लेकर आई हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने जो आज विषय लेके आए हैं उस पर आपकी जानकारी बढ़ा सकें। लेकिन इससे पहले हम अपने विषय पर पहुंचे, वक्त है जानने का क्या है आज का सुविचार। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त बहुत कठोर होता है और इसकी चाल से बचना बेहद ही मुश्किल है। जरा सी सावधानी हमने नहीं बरती या जरा सी हम चूक कर गए तो वक्त की मार पड़ती है। लेकिन सौभाग्य से हमारे गुरु हमारे साथ हैं, जो कि हमें पहले से ही सतर्क करते हैं, हमें समझाते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हम कैसे अच्छे से कार्य कर सकें। और फिर यही वक्त जिसका हमें डर रहता है हमारी असावधानी की वजह से, वही वक्त हमें खुशियाँ देता है और हमें उन्नति के रास्ते पर ले जाता है। तो चलिए, अब वक्त है ये जानने का आज का विषय। आइए देखते हैं क्या है आज का मुद्दा। कोविड-19 शिक्षा और परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, यही है हमारा आज का विषय। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की इस महामारी का हमारे जीवन पर बड़ा ही व्यापक असर पड़ा है। और अगर बात करें शिक्षा की, तो हमारी छात्र छात्राएं, यहाँ तक कि अभिभावक भी बड़ी अनिश्चितता की दशा में रहते हैं। आज हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे जो समस्याएं हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उसको हम सॉल्व कर सकें। इसके लिए मैं आपको मिलवाना चाहूँगी हमारे एक्सपर्ट से। सबसे पहले डॉक्टर रुचिता सुजय चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे बीच में आई हैं। मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ से। साथ ही साथ हमारे बीच में पूजा शर्मा जी भी हैं। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा शर्मा जी भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IMS लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगी सुचिता जी। ये हम बात कर रहे हैं अनिश्चितता की, क्योंकि ये कोरोना की जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम आई है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, अभिभावकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी और यहाँ तक कि टीचर्स के लिए भी। तो इसको आप कैसे पूरा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या दिक्कतें हैं और उसको कैसे संभालें हम? पारुल जी, अगर हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा पे किस तरीके से कोविड-19 और इस काल का प्रभाव पड़ा, तो जब मार्च में 2014 में जब लॉकडाउन ऑल ऑफ सडन लगा था, तो कुछ टाइम के लिए ये लगा था कि अब क्या होगा, किस तरीके से, या शायद कुछ फॉर अ टाइम बीइंग ही है ये। लेकिन जब धीरे धीरे लॉकडाउन का टाइम पीरियड बढ़ता चला गया और स्कूल्स, हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है वो ऑनलाइन होती चली गई, तो बहुत सारे बदलाव हम सबके जीवन में मुझे लगता है देखने को मिले हैं। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, दोनों के जीवन को इक्वली प्रभाव किया है इस कोविड काल ने। जैसे हम लोग किताबों से पढ़ाना, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, इसकी बात जब हम स्कूल शिक्षा की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं, तो यही चीज़ें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं। लेकिन इस कोविड काल ने इसको इतनी तेज़ी से बदल दिया है, इतनी तेज़ी से बदलाव कर दिया है कि हम ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बढ़ चले हैं। हम इससे पहले शायद 2020 से पहले हम ये नहीं जानते थे कि वेबिनार्स क्या होते हैं, गूगल मीट क्या होती है, MS टीम क्या होता है, जूम क्या होता है। लेकिन ये शायद एक अच्छी पहल है, या हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ से देखें जो हमें कोरोना की वजह से मिला। जब हम भारत की बात करते हैं, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसे शायद बहुत वक्त लगता ऑनलाइन एजुकेशन की
तरफ जाने के लिए हम लोग जब सेमिनार्स अटेंड करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं तो बात किया करते थे कि डिजिटलाइजेशन होना है, आईसीटी का प्रयोग करना है एजुकेशन में। लेकिन 15 मार्च के बाद ऑल ऑफ सडन से ये चेंज आया और देखने को हमें जो मिला है वो ये है कि हमने बहुत तेजी से चीज़ें सीखी हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स ने अपने लेवल पे स्ट्रगल करते हुए चीज़ें सीखी हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि शिक्षकों ने भी इस दौरान बहुत कुछ सीखा है, बहुत अपने अंदर चेंजेस लाए हैं और अपने अंदर जो डेवलपमेंट लाए हैं। आईसीटी को सीखने की बात अगर हम कर रहे हैं या डिजिटलाइजेशन की हम बात करें या टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो शिक्षकों ने भी अपने एंड पर बहुत सारी अपने ग्रूम अपने आप को किया है, बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चेंजेस आई हैं। हम लोग लेक्चर्स रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, जब हम कोविड के असर की बात करते हैं, हम ई कंटेंट की बात करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ यूपी की अगर बात करें तो दे हैव देयर ओन पोर्टल जहां पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारा ई कंटेंट मिल जाएगा। तो शिक्षा में ऑफ कोर्स कुछ पॉजिटिव बदलाव आए हैं। जहां एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगी मैं, जहां पॉजिटिव बदलाव है वहाँ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अगर डिसएडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, मैं तो, ये बहुत मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये इतना बड़ा टॉपिक है, मैं इसको लेके ज़रूर आपके पास आऊँगी। लेकिन सबसे पहले तो पूजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि रुचिता जी ने बताया कि पढ़ाने का तरीका पूरा बदल गया, पूरा ऑनलाइन, जो शायद जिसके बारे में हम जानते भी नहीं थे, जो ऑप्शनल थी वेबिनार चीज़ें, वो तो पार्ट बन गई, और यहीं पे जो है परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया। तो ये ऑनलाइन में किस तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं सभी को? परीक्षाएं अभी तक तो जो हमारी ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं उसमें हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे हैं, और बच्चों ने अपनी तरफ से कोशिश भी करी है, पूरा प्रयास भी किया है उसको। और मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो 3-3 घंटे के हम बहुत लेंदी पेपर्स लेते थे, वो अब थोड़ा सा, जैसे मैं MBA और BBA क्लासेस लेती हूँ, तो ये थोड़े से न्यू कोर्सेज हैं, थोड़े से, तो इनके लिए लेटेस्ट थोड़ा सा पैटर्न ऑफ एग्जाम होना चाहिए। जो आउटडेटेड है, 3 घंटों में बच्चे थोड़े बुक वॉर्म्स हो रहे थे कि बस जिसको ना रट्टा मारना कहते हैं वो करके आ गए और लंबे लंबे आंसर्स लिख दिए, वो चाहे रेलेवेंट रहे या नहीं रेलेवेंट रहे। यहाँ पर उनको कॉन्सेप्ट समझने की ज़्यादा ज़रूरत है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, और आगे भी हम इसी क्रम में चाहेंगे कि थोड़े से कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हों, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हों रादर देन की थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब अगर हम ये इस दिक्कत में कर भी रहे हैं, MCQ ले रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये ज़रूरत भी है, ये मुझे लगता है बिल्कुल ज़रूरत है, और आगे भी इसको बढ़ावा देना चाहिए। और हमें स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने चाहिए, जैसे कि हमारी नई शिक्षा नीति में अब हम स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, हम खाली किताबों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को सीमित नहीं रख रहे हैं खाली पुस्तकों तक। और हमने ये भी अनिवार्य कर दिया है नई शिक्षा नीति में कि 6 से 8 तक के बच्चे जो हैं एक वोकेशन ज़रूर सीखें, पॉटरी मेकिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो, और फिर उससे संबंधित सवाल पूछे जाएं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए एक समग्र 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की तैयारी की जा रही है, जिसमें कि पूरा असेसमेंट होगा, जिसमें कि जो विद्यार्थी है वो खुद को भी असेस करेगा, पीयर असेसमेंट भी होगा, और उसका ये भी असेसमेंट होगा कि वो कितना टीम प्लेयर है, किन किन चीज़ों में वो हिस्सा ले रहा है, किन किन चीज़ों में वो रुचियाँ ले रहा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो अब वो पुरानी बात नहीं रहेगी कि बोर्ड एग्जाम में इतने नंबर नहीं लाए, जैसे हमने मापदंड बना रखा था, अंकों का मापदंड बना रखा था कि नहीं इतने अंक आए तभी वो बच्चा अच्छा है। और आपने खुद देखा होगा हमारे लखनऊ जैसी शहर में लोग आत्महत्या, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, किशोर अवस्था के बच्चे आत्महत्या कर लेते थे कि मुझे जितने अंक मैंने सोचे थे, जिनके अच्छे भी आ जाते थे, वो भी कि नहीं इतने अंकों से, हाँ, क्योंकि एक प्रेशर था हमारे ऊपर, कहीं अभिभावकों की ओर से तो कहीं अध्यापकों की ओर से। तो मुझे लगता है कि अब उस पैटर्न में भी चेंज आ रहा है, और हमारे जिस तरह का आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा उसमें भी पूरी तरह से चेंज आ रहा है, और ये एक नई शिक्षा नीति है, और इससे मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा। बिल्कुल। रुचिता जी, आप बता रही थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो इसमें बताइएगा क्या है? मुझे लगता है मैं एडवांटेज के बारे में तो बहुत बात कर चुकी हूँ पारुल जी, थोड़ा सा डिसएडवांटेज के बारे में अगर रोशनी डाली जाए तो शायद दर्शकों को आपके पता चल पाएगा कि क्या क्या कहाँ हमें और अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है, कहाँ और हमारे डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे ऑनलाइन जब हम शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चीज़ें आती कि वे हमारे पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, हमारे पास स्मार्ट फ़ोन या लैपटॉप होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होनी चाहिए। तो भारत जैसे देश
प्रदेश में जो मैं देख पाती हूँ, यहाँ ये कहीं कहीं ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आपको नजर आएंगे जहाँ पे ये समस्याएं हैं, जहाँ लोग जूझ रहे हैं। मतलब मूलभूत सुविधाएं उनके पास नहीं है, तो हम कैसे ये उम्मीद कर पाएंगे कि उनके पास ये ऑनलाइन एजुकेशन के जो इक्विपमेंट्स है ये वाली सुविधाएं होंगी। भारत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो वो गाँव का एरिया, वो इलाका जहाँ पे हम आंगनवाड़ी के थ्रू या जहाँ पे हम स्कूल्स में लाने के लिए बच्चों को खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं कि वो स्कूल्स तक आ जाए, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंकुश इस कोविड काल ने लगाया है। जैसे उनके पास मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि गाँव में आज भी ऐसे गाँव हैं जहाँ पे 12 घंटों से ज़्यादा बिजली नहीं है, तो फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि उनके पास लैपटॉप होगा या उनके पास स्मार्टफोन्स होंगे। तो यहाँ शायद बच्चों के संग में कुछ समस्याएं हैं जिस पे हमें काम करने की, और आपके माध्यम से मैं सरकार तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहूँगी कि सरकार को भी ज़रूरत है कि इस मुद्दे पे थोड़ा सा ध्यान दे और इस तरफ काम किया जाए। और एक चीज़ और जो मुझे नज़र आती है एज एन एकेडमिशियन कि इस कोविड काल ने एक रेखा खींच दी है जेंडर वाइज, जैसे मेल और फीमेल के बीच में, एक लड़का और लड़की के बीच में, क्योंकि भारत में आज भी क्योंकि पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा है और लड़कों के पास मोबाइल फ़ोन मिलते हैं। जैसे मेरी खुद की बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं लड़कियां जो अक्सर ये कहती हैं कि मैम हमने क्लास इसलिए नहीं अटेंड की क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं था या हमारे पास नेट की फैसिलिटी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं लड़कियां जूझ रही हैं, और ये सिर्फ लखनऊ की लड़कियों की बात नहीं है, ये दिल्ली में भी ऐसी, दिल्ली में भी है। ये इस बारे में मैं भी थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी मैम कि हाँ, ये जैसे डिजिटल डिवाइड जैसे हम कहते हैं, पहले तो ये है कि इंडिया दूसरे रैंक पे है इंटरनेट यूजर्स में, और 600 मिलियन लोग करीब इंटरनेट का यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मात्र 20 से 25% ही हमारी जनसंख्या है जो इंटरनेट savvy है और जो समझ पाती है। और उसके अलावा जो समझ भी पाती है उनमें भी जो है कितने लोगों के पास ये साधन उपलब्ध है। और उसके बाद फिर ये हो जाता है कि लड़कियों को कामकाज में ज़्यादा लगा दिया गया, क्योंकि वो स्कूल से थोड़ा अलग था। लोग वहीं बहुत मुश्किल से हम लोग उनको स्कूल तक लाए थे, साक्षर बनाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे थे। और अब इस कोविड की वजह से ये हो गया है कि जो सीमित संसाधन हैं वो हमारे यहाँ फिर पुरुष प्रधान समाज की ओर से वो लड़कों को ज़्यादा दे दिए जाते हैं। तो हमें ये बहुत आवश्यक है, जैसे मिशन शक्ति हमारी यूपी सरकार चला रही है महिलाओं को सबल बनाने के लिए, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि हम अभिभावकों को ये चैतन्य करें कि अगर उनके पास वो सीमित संसाधन भी हैं तो वो बांटें अपने लड़का लड़की में, किसी भी तरह का लिंग भेद ना करें, किसी भी तरह का जेंडर डिवाइड ना करें, जिससे कि लड़कियों को कहीं से भी एक किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार होना पड़े या उनको ऐसा लगे कि नहीं हमारे बीच समानता नहीं है। बिल्कुल। और अभी भी ये चिंता का विषय है कि दोबारा स्कूल खुलने के बाद कितनी लड़कियां वापस जो है स्कूल में जा पाएंगी। ये हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि बहुत मैक्सिमम ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का हुआ है इधर 1 साल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो प्रतिशत ज्यादा है वो लड़कियों का ही ज्यादा है। बिल्कुल। शायद ये हमारा सामाजिक ताना बाना सुधारने की जरूरत है, तभी ये चीज भी सुधर पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मानसिकता बदलने की जरूरत है, इसमें पूरा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। ये सोचना कि नहीं जो लड़का है वही पढ़ लिख कर कुछ बन पाएगा और लड़की की हम शादी कर देंगे, ये जो मानसिकता बरसों से चली आ रही है, थोड़ा बहुत हमने इसमें बदलाव देखा था, लेकिन ये फिर से उसी तरह पारंपरिक उसकी ओर जा रही है। तो इसको पूरी तरह से बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज लड़कियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो पायलट्स हो। अभी एक पूरी पायलट एक पूरी ये फ्लाइट आई थी जो कि पूरी सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट थी, जिसमें की सारी महिलाएं थी, पायलट से लेकर के। मेरे ख्याल से कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जहां महिलाओं की उपस्थिति ना हो। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे जानना चाहूंगी बात, ये ऑनलाइन नई तरीके की स्टडीज आ रही हैं, बहुत तरीके का मेंटल प्रेशर भी है, टीचर्स को भी आया है, बच्चों को भी आया है, और यहाँ तक कि अभिभावक भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस समय बच्चों की पढ़ाई को लेकर, जो कि शायद पहले स्कूल या ट्यूशन दे देते थे और फिर वो नहीं उसमें इन्वॉल्व होते थे। मेंटल प्रेशर एक काइंड ऑफ डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, ऐसे तो कोविड ने खुद ही बहुत सारा स्ट्रेस दिया हुआ है, कोविड की वजह से बहुत सारा तनाव है लोगों में, बहुत स्ट्रेस है, लेकिन बच्चों पर खास करके, क्योंकि बड़े लोग तो शायद इससे डील कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही नया है। आइसोलेशन, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ, वो जिस तरह से खेलते कूदते थे पार्कों में, जिस तरह से वो स्कूल जाते थे, अब ऑनलाइन क्लासेस तो चल रहे हैं, लेकिन वो अपने उन मित्रों से मिलना, उनके संग हंसना बोलना, उनके संग टिफिन शेयर करना, उनके संग असेंबली में जाना, उनके संग लाइब्रेरी में जाना, कंप्यूटर लैब में खेलना, टीचरों से सवाल करना। सबसे अहम बात है कि हम अपने जो टीचर से आई कांटेक्ट कर पाते थे, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से उनको बहुत कुछ कम्युनिकेट करते थे। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है। जब हमारे
हमारी टीचर जो है क्लास में हमें खड़े होने को कहती थी, तो जो हम खड़े होकर जवाब देते थे, मंच पे जाते थे। अब इस बार एनुअल डे तक का सेलिब्रेशन सारे स्कूल्स ने वर्चुअल किया और हम अपने बच्चों को सिखाते थे कि किस तरह से मंच पे जाके उनको बोलना है, किस तरह से उनमें इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। लेकिन अब वो सब सीमित रह गया है हमारे ऑनलाइन क्लासेस तक। और ऑनलाइन में हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, सारे शिक्षक मिलकर प्रयास कर रहे हैं और अच्छा प्रयास भी हो रहा है, लेकिन वो एनवायरनमेंट शायद हम नहीं डेवलप कर पा रहे जो एक्चुअल स्कूल में होगा। क्योंकि वहीं पे आपकी मदर खाना बना रही हैं, आपकी सीटियों की आवाज़ आ रही है, आपके फादर भी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कोई मेड आके झाड़ू लगा रही है, कोई अगर लड़की पढ़ रही है तो उसका भाई वहाँ क्रिकेट खेल रहा है, ये हो रहा है, तो वो फोकस नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता है। तो वो पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाता है। बच्चे अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं वो मिस आउट कर रहे हैं उस नॉर्मल जिंदगी को। कितना भी अडाप्ट करें इस न्यू नॉर्मल में, कहीं हम उस फेस टू फेस इंटरेक्शन को, वो अपनी टीचर को देखना, वो अपने हास परिहास करना अपने विद्यार्थियों से मिलके, और वो जो छीना झपटी करके खाना इंटरवल में, वो मिसिंग है, वो सब डेफिनेटली बहुत मिसिंग है। अच्छा रुचिता जी, आपको क्या लगता है कि पोस्ट कोविड के बाद, इस कोरोना के जाने के बाद क्या बदलाव रह जाएंगे और क्या अच्छा है जिसे हमें आगे लेके जाना चाहिए? जैसे मैंने शुरू में भी बात की थी कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स और मेरिट्स में शायद मेरिट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत समय से हम लोग प्रयासरत थे कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना है या एजुकेशन में आईसीटी का प्रयोग हमें ज़्यादा करना है। तो पोस्ट कोविड जो चैलेंजेस मुझे दिखाई देते हैं पर्सनली वो ये हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ तो रहेंगे, क्योंकि अगर हम यूजीसी की बात करें तो यूजीसी ने भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन डिग्रीज़ को। इंडिया में ऐसी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो अब ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मुड़ चुके हैं या बढ़ चले हैं। इसके संग संग ऑनलाइन के जो स्वयं के कोर्सेज हैं, मूक्स हैं, ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं बेसिकली अगर हम इनकी बात करते हैं तो वो सब रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, क्रेडिट्स में काउंट हो रहे हैं। हम पिछले 1 साल या 2 साल से स्ट्रगल कर रही है पूरी हायर एजुकेशन की, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो हम लोग क्रेडिट सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, हम लोग ऑनर सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम एजुकेशन को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं और नई जो, जैसे मैम ने भी बात किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके संग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम पोस्ट कोविड देखते हैं तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को जैसे वो सोशलाइजेशन बिल्कुल भूल चुके हैं, तो मुझे लगता है वो हमें फिर से उन्हें वापस से कि किस तरीके से बेंचेस पे बैठ करके आपको सीखना है या किस तरीके से आपको सबके साथ बैठ करके पढ़ना है, क्योंकि अब उनको 1 साल में आदत हो चुकी है कि हमें लैपटॉप के सामने बैठना है या हमें कैमरा ऑफ करके बैठना है या माइक ऑफ करके बैठना है। ये वाले जो आदतें उनकी डेवलप हो चुकी हैं उनको सुधारने की जरूरत है कि सिर्फ आप अकेले नहीं, क्लास में और भी लोग हैं। इस समय मैं ये कहना चाहूंगी कि मनोवैज्ञानिक तौर से ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अभी तक तो उनका स्क्रीन टाइम पेरेंट्स लिमिटेड करते थे, लेकिन अब उनके लिए अनिवार्यता हो गई है कि उनको लैपटॉप देना ही है, गैजेट्स देनी है। ऐसे वो गैजेट एडिक्शन से पेरेंट्स उनको दूर करने की कोशिश करते थे, बट अब उनको खुली छूट है। तो इसकी वजह से वो समाज से कटते जा रहे हैं, अपने अंदर सिमटते जा रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे बच्चे मेरे पास है, पैनिक डिसऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा जितना समय वो उसके साथ व्यतीत करेंगे उनकी आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं दर्शकों को बताना भी चाहूंगी कि पूजा जी साइकोलॉजिस्ट भी है। जी, मेरी पीएचडी साइकोलॉजी में है और नेट मेरा मास्टर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नेट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसीलिए जो है आपका एक अलग दृष्टिकोण है बिल्कुल इस परेशानी को समझने का। जी हाँ जी, मैंने तो ये देखा है कि बच्चे मतलब अब गैजेट्स में जब जैसे सिमटते जा रहे हैं तो वो समाज से दूर होते जा रहे हैं, परिवार से दूर होते जा रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी उभर कर आ रही हैं। और एक समस्या होती है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कि जो व्यक्ति जो कर रहा होता है, हाँ, खास करके सफाई से रिलेटेड होता है, हाथ धोने का। अब हम खुद ही बच्चों को कह रहे हैं कि आपको हाथ धोना है, 30 सेकंड तक हाथ धोना है, तो ये कई बार ओसीडी बहुत बुरा डेवलप हो जाता है। वो बच्चे को या किसी बड़े को भी वो फोबिया हो जाता है कि नहीं, सफाई का मानिया हो जाता है। तो ये चूंकि हम इनकरेज कर रहे हैं तो जिनमें थोड़ी सी भी टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है और हम सिमटते जा रहे हैं अपने लैपटॉप में, परिवार से दूर हो रहे हैं, समाज से दूर हो रहे हैं, बाहर निकलना नहीं है, खेलना नहीं है, हर चीज़ ऑनलाइन करनी है। तो इसकी वजह से इसका एक दुष्प्रभाव मानसिक रूप से लॉन्ग टर्म पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखे हैं और जब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो धीरे धीरे भूल भी जाएंगे और वापस जिंदगी पटरी पर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। रुचिता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस समय कुछ बच्चे पास आउट भी हो रहे हैं, नए एडमिशन्स भी हो रहे हैं, अभिभावक भी बड़े कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से कहाँ एडमिशन कराएं। तो इसमें जो है, जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं, ये क्या सपोर्ट करते हैं?
अगर हम एडमिशन्स की बात करते हैं तो एडमिशन्स में हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक स्कूल में उनका सेपरेट एडमिशन सेल होता है जो इस पे काम करते हैं। साथ में अब क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस या वर्चुअल प्रेजेंस की हम बात करने लग गए हैं, अब शायद वो टाइम जा चुका है कि न्यूज़पेपर में ऐड देना है या फिर हमको ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जो मीडिया हम लोग बात करते हैं उसकी तरफ हमें जाना है। अब ये जो न्यू मीडिया आ गया है या ये जो सोशल मीडिया आ गया है, इसमें आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। तो शायद कितने यूट्यूब में लाइक्स मिले आपको, कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके चैनल के, कितने फेसबुक में सीन हुआ, कितने व्यूज़ हुए, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, हर स्कूल चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो कहीं ना कहीं अब इनके संग में कदम ताल कर रहा है और अपने आप को वर्चुअली आइडेंटिटी अपनी एक डेवलप करने की कोशिश में लगातार प्रयासरत है। तो जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ, भाषा विश्वविद्यालय, तो हम भी यही कर रहे हैं। और अगर हम अपने साथ की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखते हैं, आप जैसे नए बच्चे जो एडमिशन्स ले रहे हैं उनको आप कैसे अब एब्जॉर्ब कराएंगे, कैसे उनको अवेयर कराएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि वो आ तो पा नहीं रहे हैं आपके कैंपस में। ओरिएंटेशन हो नहीं रहा है जिस तरीके से हुआ करता था हम लोगों का। यू आर एब्सोल्युटली राइट पारुल जी। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क अगर हम इस तरीके की बात करें जो कलेक्टिवली होती हैं चीज़ें, वर्चुअली सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसा मैम ने भी कहा, पूजा मैम ने, की सारी चीज़ें कन्वर्ट हो सब रहा है लेकिन कन्वर्ट हो गया है वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स में, या वर्चुअल उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए नए एडमिशन्स होते हैं, एडमिशन्स तो हो रहे हैं, 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, पास हो रहा है, हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ले रहा है। लेकिन जो चीज़ बदल गई है वो ये है कि जो माइग्रेशंस होते थे या बच्चे बाहर चले जाते थे, अब पेरेंट्स भी ये प्रेफर करते हैं कि वो अपने ही शहर में रह कर के बाद रहें, एडमिशन्स लें। तो जब हम बात यूनिवर्सिटीज़ की कर रहे थे, अगर वो एडमिशन्स लेती हैं, ओरिएंटेशन हो रहा है तो वो वर्चुअली हो रहा है, स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है, फ़ोन पे हम हैं अवेलेबल, हम लोग व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। रात में भी ऐसे काउंसलिंग की बात आती है क्योंकि एक टीचर काउंसलर भी होता है। तो कई बार इस दौरान मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की अपने काउंसलिंग की है। कई लोग परेशान थे, अक्सर ऐसे लड़कियां परेशान होती हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है शादी कर दी जाती है उनकी उठा करके। तो इस दौरान बहुत सारी लड़की और उनके पेरेंट्स से मैंने बात की कि नहीं, इनको टाइम दीजिए आप, इनको करियर में कुछ करने का मौका दीजिए आप, या शादी अभी मत करिए, करना है बट ठीक है 1-2 साल का समय दीजिए अपनी बेटी को या बच्ची को। तो इस तरीके से चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव है, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, अब हम लोग ऑनलाइन कराते हैं। मान लीजिए फोटोग्राफी कंपटीशन है फॉर एग्जांपल, तो हम ऑनलाइन ही उसे करा रहे हैं। हम बहुत सारे हम लोग ग्रूमिंग करने के लिए, स्टूडेंट्स की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लगातार कॉम्पिटिशन्स कराते रहते हैं। क्लास में भी इंटरएक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन एजुकेशन ने क्रिएटिविटी में हमारा ज़रूर इजाफा किया है। तो मतलब ज़रूरी है कि हम अपना साल भी ना बर्बाद करें, और जैसे आपका चल रहा है पूरा, एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में तुरंत एडमिशन ले, साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टीचर्स भी हैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। मैं आपके पास भी आना चाहूँगी पूजा जी, आप MBAs को भी पढ़ाती हैं, तो इसमें MBA जैसे प्रोग्राम में जहाँ एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, इंटर्नशिप मिसिंग है, प्लेसमेंट भी पहले की तरह नहीं हो पा रही है, क्या पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, कैसे कंपनीज रिक्रूट कर रही हैं और क्या नुकसान हो रहा है बच्चों को और कैसे भरपाई कर सकते हैं? नहीं, देखिए क्लास तो पूरे हमारे चले हैं, एग्जाम्स भी हमारे हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे हुए हैं, बीच में कोरोना कम हुआ था तो कुछ क्लासेस फिर चलने लगे थे। और इंटर्नशिप्स का मुझे तो लगता है कि एक अच्छा अवसर है। जैसे हम कहते हैं कि हर आपदा में अवसर देखना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि अब आपको अपने शहर में रहकर आप किसी भी अच्छी जगह से इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब आपको रहने की, खाने की, इन सब सुविधाओं का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि वर्चुअल इंटर्नशिप सारे डेस्क जॉब्स के लिए ऑफर हो रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिल सकता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस भी बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स दे रहा है बच्चों को। तो इस तरह से जो है मुझे लगता है कि एक बहुत वाइड एक्सपोजर मिल सकता है आपको अपने शहर में ही रह के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। और यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है पूरे देश का जिसने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी अडॉप्ट की है। तो ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी अडॉप्ट करने से पहले जैसे हम 3 उसमें ही कन्फाइंड थे, जैसे कहते हैं हम कि जो है आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और या आपका कॉमर्स स्ट्रीम, है ना। तो ये 3 इस तक ही हम सीमित थे। लेकिन अब अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है
तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, वो ओपन है। और अब ये भी है कि 3 साल के कोर्स में अगर हमने 1 साल कोर्स किया है तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, ग्रेजुएशन कोर्स। 2 साल किया है तो हम आपको एक डिप्लोमा देंगे, 3 साल किया है तो हम आपको एक डिग्री देंगे। बिल्कुल, तो ये समय की जो है बहुत आप बात बहुत अच्छी बता रही हैं और ये समझने की जरूरत है दर्शकों कि समय जो है चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर हम पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो उसमें भी हम कोई अच्छी चीज निकाल सकते हैं। मैं आपका पूजा जी आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी चीज बताई। आपका भी रुचिता जी, आपने बहुत वाइड जो है चीज़ों को पर्सपेक्टिव समझाया हमारे दर्शकों को। और दर्शकों, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन जैसा कि पूरे डिस्कशन में भी हमने समझा कि जिंदगी चलती रहती है, तो आइए अगले सेगमेंट की ओर भी बढ़ते हैं। चलती रहे जिंदगी। चलती रहे जिंदगी, चाहे जितनी भी विपदा आए। कोरोना भी एक विपदा है और ज़रूरी है कि WHO ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं वो हम फॉलो करें। सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, तो हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी, बहुत अच्छे से चलती रहेगी। दर्शकों, साथ ही साथ मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि कल गुड फ्राइडे है और आज ही के दिन, मतलब गुड फ्राइडे के दिन ही ईसा मसीह जो है वो सूली पर चढ़े थे। हालांकि इसके बाद हम ईस्टर भी मनाते हैं, जो कि बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो ईसाई धर्म के जो लोग हैं, जो भी इसमें विश्वास रखते हैं, वो इसको बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी समाप्त होता है। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी पूजा जी आपका, रुचिता जी आपका, और उम्मीद करती हूँ दर्शकों कि आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। पारुल तिवारी को दीजिए अब आज्ञा, मिलते हैं आपसे दोबारा। नमस्कार।